बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज उनकी कुंडली लेकर के आए, उनका नाम है राधे कृष्ण। हाँ, और ये हैं वस्तुतः वो हर गर्भ से राधे कृष्ण ही जन्म लेते, पर आ करके यहाँ फंस जाते हैं और फिर राम को और कृष्ण को ही भूल जाते हैं, या फिर उनको पहचानने से भूल कर बैठते हैं, या भूल जाते हैं, या फिर उन्हीं पे ऐसे प्रश्न चिन्ह लगा करके नीचे डॉट लगा देते हैं, थे ही नहीं या मानते ही नहीं। या फिर उनके माता पिता उन्हें कॉन्वेंट में भेज देते हैं, फिर पूछते हैं मम्मी राम जी कौन थे और मम्मी कृष्ण जी कौन थे। कुछ दिन बाद पूछेंगे मम्मी मेरे दादाजी थे भी कि नहीं, कुछ दिन पूछेंगे मम्मी आप कौन हो। ये होता है। आइए इधर लेके आता हूँ। 1999 में राधे कृष्ण का जन्म हुआ। श्रावण माह में इनका जन्म होता है, और श्रावण और आषाढ़, इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि सुख में और दुख में, मतलब चीजें जो प्राप्त हो रही हैं उसमें आप कैसे हो रहे हो, अपने आप को आपने कैसा जो है वो सामने प्रस्तुत किया, जो चीज़ मिली आपको, और जो चीज़ नहीं मिली उस समय आपने अपना मुख कैसा बनाया था। जैसे खट्टा खट्टा मुख बन जाता है ना, ऐसे नहीं मिला तो वो नहीं होना चाहिए। दक्षिणायन में जन्मे हैं तो आत्मा बल कमजोर ना करिएगा, पिता के साथ संबंध अच्छा बनाइएगा। जीवन भर की बात करता हूँ, उनको उत्तर मत दीजिएगा। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं, दिमाग में विचार बनेंगे पर उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। विचारों दिमाग में विचार बनते हैं, अगर विचार ना बने तो व्यक्ति पागल हो जाए, पर वस्तुतः वो मार झेलता रहता है विचारों के उत्पन्न होने का। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होंगे, संतान उत्पत्ति में कोई समस्या नहीं होती है। गुरुवार के जन्मे होने के कारण गंभीरता बनी रहेगी और व्यक्ति स्वतंत्र मानसिकता का होता है, वो किसी भी दबाव में नहीं रहना चाहता। गुरुवार बहुत अच्छा है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा शुभग्रह तो धन धान्य आदि से परिपूर्ण, पुत्र पौत्र आदि से युक्त, और सामंजस्य उसको नहीं बिठाना पड़ता है। पर जब कभी भी खर्च करने की नौबत आएगी, मतलब कुछ खरीदने की, कुछ खर्च करने की, तब जैसे उसको उसके पिता से मिलता रहे, पर जब वो अपने पैरों पर खड़ा होकर के खर्च करने लगे तब सोचे। जैसे कहानी है ना, वो मेरे पिताजी कहते थे कि जब अपने बैल अपने जो है वो कमाई पे जब बैल खरीदने गए तो बड़ा महंगा सा बैल खरीद के नहीं लाया, सस्ता सा खरीद के लिया। और जब बाबूजी की कमाई पे बैल खरीदने गए तो बड़ा बढ़िया सा बैल पैसे लगा करके एकदम जो है वो महंगे से महंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको अपने पैसों पे और पिता के पैसों पे एक समान अधिकार रखना होगा, बर्बाद और नष्ट किसी को भी नहीं करना होगा। ये बात मेरे कहने का है। धनिष्ठा नक्षत्र ये आपको भुजाओं का मालिक बनाएगा, समझने वाला बनाएगा, माइन्यूट लेवल पे जाकर के आपको तर्क करने वाला बना देगा, कम्युनिकेटिव बना देगा, और चरित्र से युक्त कर देता है, चरित्रवान बना देता है। पर एक बात और भी है, शुक्र के ठीक पीछे राहु बैठे हैं, और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है जो लग्नेश है, और शुक्र स्वभाव भाव के अधिपति है, अष्टम भाव के। ये अष्टम भाव स्वभाव होता है ना, यहां मंगल बैठे, उग्रता, गुरु और शनि की दृष्टि तो गंभीरता, चंद्रमा जो है वो केतु के साथ तो कंफ्यूजन, चंद्रमा से बुध केंद्र में तो कंफ्यूजन, स्वभाव भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि तो धार्मिकता, गुरु के साथ नीच के शनि तो गुरु के प्रभाव में कमजोरी, यानी कि धन, धर्म, अध्यात्म, सकारात्मक प्रभाव, गूढ़ता, रहस्यमयता, लाभ, धन, और उसके अतिरिक्त आप कुछ भी ले लें जो गुरु के संपर्क में आता है, गुरु के कारक क्षेत्र, वो थोड़े थोड़े मिनिमाइज हो जाएंगे। आयुष्मान योग में जन्मे, स्वभाव ऐसा हो जाए कि व्यक्ति जो है वो सब चीज में आयु देखता है, जो भी चीज खरीदे उसमें लॉन्गिविटी देखता है, ये चीज मेरे कितने काम आने वाली है, ये सोच विकसित होती है। इस चीज का मैं कितना सदुपयोग कर सकता हूं, ये सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है। इस चीज का मैं कितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूं, और मेरी आयु कितनी रहेगी, ये सवाल दिमाग में पहले आता है। तैतिलकरण, वैश्यवर्ण और राक्षस गण के होने के कारण दबंग हो जाना, प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला, और सबसे अच्छी बात जो है कि राजसिक है, ये भी एक अच्छी बात है। आप मीन लग्न के हैं। मैंने कविता पाठ जो पढ़ी थी,
सभी लग्न के लोगों को देखने लायक कार्यक्रम उसका थंबनेल था, वो जाकर के देख लीजिएगा। और इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी, केंद्र खाली और ये खाली, ये ठीक नहीं होता, ये ठीक नहीं है, नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब आपको अब ये बात, ये कुंडली ये कह रही है, बाबू रे मेहनत करो, और नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन, मतलब कहाँ, नहीं करने पे तो वैसे भी चीजें प्राप्त नहीं होती, और नहीं करेंगे तो क्या, कहाँ ग्रहण लगेगा, लाभ में अक्वायर नहीं कर पाएंगे जिस टॉप क्लास पे आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली का थ्रस्ट पावर कमजोर हो रहा है भगवान। ये प्रणोदक जो होते हैं ना, वो सैटेलाइट जब भेजा जाता है तो उसमें पेट्रोल डीजल और पता नहीं कुछ कुछ डाले जाते हैं, उसके ईंधन अलग होते हैं। ये कुंडली और व्यक्ति के जीवन का ईंधन है। यहां अगर केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं हो तो समझ लेने की आवश्यकता है कि अब आप मेहनत करेंगे, मेहनत करनी होगी और मशक्कत होगी, और सफल भी जबरदस्त होंगे। हो सकता है कि आप बगल वाले से थोड़े देर से सफल हो, पर जबरदस्त सफलता मिलती है। लेकिन अगर जो नहीं करे तो ये भाव एक्टिव हो जाएगा और फिर आपको परेशान करेगा। चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठे मतलब व्यक्ति स्वतंत्र व्यवसाय या सरकार, बीच की नौकरी आप नहीं कर सकते, मतलब प्राइवेट नौकरी या किसी के अंडर में जाकर के खटने का काम आपसे नहीं हो सकता। और आपने गौर नहीं किया कि सारे ग्रह जो है वो एक दूसरे भाव में, पांचवें, छठवें, सातवें और एकादश में, ये जो है वो ये जो आकृति बन रही है, अब देखिए कैसे आकृति बनी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये आकृति बनी ना, ऐसे देखिए, ये ऐसे एक चतुर्भुज बनी है, और बीच में अगर ये शुक्र नहीं होते तो ये आकृति थोड़ी और अजीब बेहतरीन बन सकती थी, पर ये आकृति ऐसी बनी। आप जरा गौर करो, मान लो यही चंद्रमा और केतु यहां बैठे होते तो आकृति कैसी बनती, ऐसे 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 और ऐसे बनती ना, बनती कि नहीं बनती। पर ये आकृति कैसी बनी है, ऐसे थोड़ा इधर झुकी हुई और ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। ये जो आकृति है ये वापी योग है। हाँ, और इसमें जो है वो व्यक्ति संतति का लाभ प्राप्त करे, विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, धनवान होता है, श्रेष्ठ जनों के संपर्क में रहने वाला, बहुत बोलने वाला होता है, मेरी तरह खूब बोले, शब्द का जो है वो भाव बड़ा होता है। और एक बात मैंने जहां तक देखी है जितने बेहतरीन तरीके से मैंने फोन पे विश्लेषण करे हैं लोगों के, उतना यहां नहीं होता, और जितना यहां करता हूं वहां फोन पे नहीं कर पाता। कई बार लोग कहते हैं पंडित जी आप, जब मुझसे लोग फोन पे बात करते हैं तो कहते हैं पंडित जी आप उस तरीके से बताइए जिस तरीके से आप वीडियो में बताते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि पंडित जी इतनी अच्छी बात तो वहां पे भी नहीं होती, तो आप तो इतना अच्छा तो फोन पे बता रहे हो, उतना अच्छा तो वीडियो में नहीं बताते हो। मैंने कहा वहां मैं बोल रहा होता हूँ टेप रिकॉर्डर की तरह, पर यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, मतलब यूं जैसे मिलता तो नहीं पर सामने से। तो ये जो है ये व्यक्ति को बातूनी बना देता है। समझ में आ रही हो। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कहाँ हमें कंट्रोल करना है अपने आप को, कहाँ जो है वो कौन सी नट ढीली है, बातों वाली नट ढीली है, उसको कसना होगा। ग्रहण योग में चंद्रमा 26 डिग्री के और 19 डिग्री के केतु। अब जरा गौर करिए, तो चंद्रमा जहां बैठे हैं उस राशि का अधिपति कौन है, शनि, वो कहां बैठे, नीच के होके, और केंद्र में बैठे हैं। जरा ध्यान से, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं मकर के, उसके अधिपति शनि नीच के, परंतु वो केंद्र में बैठे हैं, मतलब एक दूसरे से केंद्र में। राशि का अधिपति अगर राशि से केंद्र में आ जाए तो किसको बल मिलेगा, चंद्रमा को। राशि के अधिपति को बल ना मिले पर चंद्रमा को अवश्य मिल जाता है, और वो इसलिए मिल जाता है क्योंकि उससे केंद्र में और त्रिकोण में अगर बैठे होते, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है तो ये लाभकारी या बहुत ही बेहतर योग बन जाता है। उस योग को बल, और भी इन्होंने सवाल पूछा है लिख करके कि पंचांग बताना है, और लिखा है दूसरे नंबर पे कि जितने भी योग हैं भगवान जान लेंगे मेरी जितने, एक कुंडली में पता है कितने योग बनते हैं, एक कुंडली में 100 से 200 योग बनते हैं, और मेरी तो हालत खराब हो जाएगी ऐसा नहीं हो। जितने भी दोष हैं, पता है एक कुंडली में कितने दोष होते हैं, एक कुंडली में सैकड़ों दोष होते हैं, और उस दोषों का निवारण, उन दोषों का निवारण वहीं तुरंत हो भी जाता है। समस्त प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएंगे जब कुंडली के केंद्र खाली होंगे,
और समस्त प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा जब यही कुंडली में केंद्र में गुरु आ जाते। पर वो हो नहीं रहा। बात 2 लाइन में खत्म। सवाल तो आपने बहुत बड़ा पूछा था, पर 2 लाइन में उत्तर मैंने दे दी। एक बात याद रखना, आपको मेहनत करनी ही होगी। नहीं करेंगे तो यहां सूर्य और बुध को लगा है ग्रहण, राहु का ग्रहण। सिर्फ सूर्य और बुध को ही, चंद्रमा को ही नहीं लगता है, वो ग्रहण सभी को लगाते हैं। ग्रहण सूर्य को शनि का भी लगता है, बुध को भी ग्रहण लगता है, पर हम उसे ग्रहण नहीं कहते क्योंकि ग्रंथों में ऐसी बात लिखी नहीं गई है। पर वस्तुतः तो वो ग्रहण लगाते हैं। ग्रहण का मतलब उसके चमक में कमजोरी दे देना, उसको ढक लेना, उसको ग्राह्य कर लेना। जैसे गज को ग्राह ने पकड़ा था, तो भगवान ने गज को ग्राह से उबारा था, उसको भी तो ग्रहण लगा था। वो सूर्य और चंद्रमा तो थे नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर मेहनत नहीं होगी, पराक्रम भाव के अधिपति आपकी कुंडली में देखिए ऋण में जा रहे हैं, और यहां पे ये ठीक नहीं होता। यहां व्यक्ति जो है वो खर्च, इसकी कुंडली में यहां कुंभ राशि को देखेंगे तो व्यय हमेशा होता रहे, और व्यय करने में व्यक्ति आगे रहे, खूब आगे, खूब खर्च करे। पर वस्तुतः वो रहे तब तो, मतलब आप ऋण लेकर के भी खर्च कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए क्योंकि धन भाव में गुरु बैठे हैं। नीच के ग्रह के साथ बैठने से धन का कारक या धन का अधिपति, गौर करिए, धन के अधिपति मंगल अष्टम में बैठे, देखे तो धन देंगे, पैतृक संपत्ति, पिता से लाभ, शिक्षकीय गुण, कन्विंसिंग कैपेसिटी, नौकरी का योग, पर वो सब धीरे धीरे कमजोर भी हो रहे हैं। और छठे भाव में जब नीचाभिलाषी शुक्र होंगे तो कहीं ना कहीं एक तरीके से विपरीत परिस्थिति बनेगी। यहां आपको कई बार अपने पत्नी से वो सहयोग और बल प्राप्त नहीं होता है जो आप कई बार करना चाहते हैं, या वो कई बार वो जिम्मेदारी से थोड़ी भागने वाली हो जाती है। हालांकि अस्तमस्त मंगल आपको ये कह रहे हैं कि बाबू रे, अपने घर की महिलाओं की विशेष सुरक्षा करिए, आप अपने स्वास्थ्य की विशेष सुरक्षा करिए, आप अपने आप को मशालों से, आप अपने आप को नदियों में जाने से, तालाब पोखरों में जाने से, एडवेंचरस जीवन जीने से, एक्सीडेंट वगैरह से बचा करके रखना होगा। क्योंकि यहाँ तुला के बैठे हैं, बहुत संतुलित नहीं होते। उच्च के होते तो ट्रक के नीचे भी आ जाएंगे तो बचा देंगे आपको, पर ये तुला के बैठे हैं, मतलब रिस्क है। क्योंकि नीच के शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी तो आयु भी है, पर टूट फूट करके जीने का कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बात गौर करी है, मेरे आज तक मुझे तो पता भी नहीं चला कि मेरे दूध के दांत कब टूटे, सच्ची बोल रहा हूँ। और मुझे ये भी पता नहीं चला कि अभी तक मेरे अक्लदाड़ आए हैं कि नहीं आए हैं, जो अंतिम वाले पीछे, अभी तक मुझे दर्द भी नहीं हुआ है। पता नहीं आए भी नहीं होंगे, या पता नहीं जब आए होंगे तो मुझे दर्द का एहसास ना रहा, पता नहीं, वो अलग बात है। पर यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आपको दर्द से गुजरना पड़ता है, और शरीर जो है वो ठीक उसी अवस्था में भगवान के पास जाना चाहिए जो उसके नियम बनाए गए हैं। मतलब आपके हाथ टूटने नहीं चाहिए, आपके पैरों में रड नहीं लगने चाहिए, आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो शरीर भगवान के पास जाए तो कहे कि यही तो लौटा के लेके आए हो मेरे पास। भगवान को ये ना कहना पड़े कि मैंने तो तुम्हें बड़े ही सुंदर स्वस्थ हाथ दिए थे, पर ये क्या लौटा के ला रहे हो, इसमें तो रड लगा हुआ है कि नहीं बात, इसमें तो टूटा हुआ है, ये हड्डी मेरी नहीं है, ये हड्डी बदली गई है, या इसमें चीरा लगा है। तो ये जीवन आपको जीना होगा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए। इससे एक चीज तो मैंने जरूर कह दी कि हमें ड्राइविंग अच्छे से करनी है, हमें ऊंचाई से खतरा है, हमें नदियों, पहाड़, जंगल, झरने आदि से चिकने छलछले जगह जहां पे फिसलन हो वहां नहीं जाना है। फटेगी सर, टांका लगेगा, चेहरे पे कट के निशान बन जाएंगे और माथे का दर्द बढ़ जाएगा, ये चीजें हो सकती है। शनि मंगल का प्रभाव है ना, इस भाव से राहु केंद्र में है ना भाई जी, इस कारण से ये थोड़ा कमजोर है। यहां थोड़ी सी कमजोरी, यहां पे मजबूती है। माता जी थोड़ी थोड़ी दवाइयां कभी कभी लेती रहेंगी। यहां पे अच्छाई है, ज्ञान पक्ष ठीक है, पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा, पर बुद्धिमानी है। और कई बार व्यक्ति जो है वो जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाता, और फोकस जहां होना चाहिए वहां नहीं करता। पढ़ने से पहले खूब सोचेगा ये कर दूं, ये कर दूं, आज ये चैप्टर क्लियर, ये हो जाए, पर होता नहीं है। मतलब आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कंसंट्रेशन बनाइए, काम करिए, बयानेबाजी मत करिए, दिमाग को फोकस करके काम करिए, सिद्ध होइए। आसन सिद्ध आवश्यक है। जैसे अगर एक आसन पे बैठ गए तो कम से कम 45 मिनट टेक लीजिए,
आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटे तक, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक आसन पे, जितः संगो जित आसनो, आसन को जीतने का प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, पर वो होता नहीं है। इस वजह से तो ये यहाँ पे वो कंसंट्रेशन भंग करेंगे तो आसन बदले, नेत्र बदले, भटकाव दे दे, नेत्रों में भटकाव दे दे, दोस्त के घर पे जाए तो उल्टी दृष्टि डाले, इस वजह से दोस्त को घर पे लाएं तो दृष्टि डालें। कुपात्र को घर पे मत लेके आइए, जो नग्न जो कपड़े पहनते हो, फटे पुराने गंदे कपड़े, इन लोगों को घर पे मत लाइए। ये मंगल अष्टम का यही सब, सिंह वाले जानवरों से बच के रहिए। गाय माता की सेवा कर सकते हैं, गाय के सिंह अपनी सुरक्षा के लिए होते हैं, पर वो भी वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जैसा सीधा तो कोई है नहीं। तो सोच के देखो कि वही गाय जो है वो दूध देती है और हम उन्हें कई बार जो है वो बुचड़ खाने में बेच देते हैं। हमारी निर्लज्जता की, बेहयाई की हद है। तो यहाँ पे मंगल मतलब सिंह वाले जानवरों से, सिंह वाले जानवर और भी हैं, पर ये चीज़ है। हिंसक जानवर कहने का मतलब है हिंसक, हिंसिंग मतलब हिंसक है, तो इनसे सर्प, बिच्छू, जिसके पास विष है उस पर भरोसा नहीं करना, ये चीज़। यहाँ पे आपकी कुंडली संतान वगैरह के बारे में ठीक है, पर मैं यहाँ समझता हूँ कि ठीक ठाक है, ये बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है, पर कई बार वो आपको नुकसान करना चाहेंगे, विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और कई बार कंसंट्रेशन भंग करेंगे, डोल डाल करेंगे, तबियत खराब होगी, मन चिंतित होता है, खर्च बढ़ता है, वीर्य की सुरक्षा आवश्यक है। यहाँ पे ठीक ठाक है, यहाँ के अधिपति राहु के और चंद्रमा के प्रभाव में है, तो सूर्य के भी साथ है। आर्थिक पक्ष ठीक है, दाम्पत्य का पक्ष ठीक रहेगा, विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति अपने आप को ढाढ़स और साहसी बना लेता है। सूर्य का बल ठीक रहेगा, चंद्रमा का बल ठीक रहेगा, मंगल का बल ठीक रहेगा, बुध का बल ठीक रहेगा, गुरु का बल ठीक है, शुक्र का बल भी ठीक है, डिग्री के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब जैसे सूर्य 12 डिग्री के, चंद्रमा जन्म कुंडली में 26 डिग्री के थोड़े कमजोर, मंगल जन्म कुंडली में 16 डिग्री के बहुत अच्छी स्थिति, बुध जो है वो जन्म कुंडली में 7 डिग्री के वक्री हैं, तो उनका प्रभाव थोड़ा बढ़िया होगा, हालांकि वक्री होने से थोड़े कमजोर होते हैं वो, इस वजह से बुद्धिमत्ता पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गुरु जो है वो 10 डिग्री के ठीक ठाक हैं, वो बढ़ रहे हैं आगे। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में 11 डिग्री के, वो भी ठीक है, अनुभवी बनाएंगे, गुरु की दृष्टि पर आ रहे हैं तो और भी ज्यादा अनुभव बढ़ जाए। कई बार व्यक्ति अपने आगे किसी को सोचता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में 22 डिग्री के हैं, इस वजह से वो अनुभवी बना देते हैं और कई बार वो गंभीर बहुत ज्यादा बना देते हैं एक अवस्था में जाने के बाद। और शुक्र जो है वो शनि के बाद राहु त्रिकोण में बैठे, शुभ ग्रह की राशि में पापक ग्रह के बैठने से पापक प्रभाव नष्ट होते हैं और त्रिकोण में बैठने से प्रभाव अच्छा होता है। मैंने कार्यक्रम बनाई थी, चतुर्थ और पंचम, दशम और एकादश में के राहु खराब नहीं होते। अष्टम भाव में मंगल का जाना मैंने बताया, नवम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना और उस पर गुरु की दृष्टि, धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और गंभीरता ये रहती है। दशम भाव के अधिपति का धन में जाना, करियर ठीक ठाक और व्यक्ति बहुत ही बेहतरीन होता है, सरकारी क्षेत्र का प्रयास पहले कर लेना चाहिए। चतुर्थ स्थान के अधिपति सूर्य, चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध और छठे स्थान के अधिपति बुध सूर्य, ये दोनों एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा की दृष्टि है शनि से केंद्र में, शनि की दृष्टि चंद्रमा पे, अपनी राशि पे, अगर मेहनत करेंगे तो सफलता नौकरी के रूप में मिल सकती है, पदासीन, पदारूढ़ ये हो सकते हैं। एकादशवें भाव और 12वें भाव के अधिपति शनि नीच के हो रहे हैं, मैं समझता हूं ये ठीक है और ये आपकी कुंडली की सबसे अच्छी बातों में से एक हो सकती है। वो जरूर जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को कमजोर करेंगे, जिसके साथ बैठे उस भाव को कमजोर करेंगे, पर वस्तुतः आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। इस वजह से कम से कम वो ठीक ठाक है, आपको लालची कम बनाएंगे और आपके जीवन में रोड़े कम डालेंगे, अटकाएंगे कम। मंगल दशमेश होकर के लगन में, यह अच्छी बात होगी। राहु की दृष्टि यहाँ पे थोड़ी कमजोर, राहु की दृष्टि यहाँ पे सामान्यतया, राहु की दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं, इस वजह से विवाह मिला करके करना होगा। शनि उच्च के यहाँ पे शनि जो है वो नीच के थे, जिनका नीच भंग देखिए यहाँ हो गया। यहाँ सूर्य जो बैठे हैं वो कर्क के बैठे हैं, जिसके अधिपति उसको देख ले रहे हैं, यानी कि सूर्य ने चंद्रमा को देखा है। और शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में विचार करिए तो शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब वो जहां जहां भी देख रहे हैं शुक्र की दृष्टि खाली यही नहीं है। मैंने शुक्र की दृष्टि पे कार्यक्रम आज शाम को बनाया है, जरूर देख लीजिएगा। तो शुक्र की दृष्टि यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। तो ये जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां यहाँ भी है, तो ये जो बात है यहाँ नहीं होगी, छठे भाव पे नहीं होती, तो ये स्थिति होती है। मतलब कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, पर थोड़ी कमजोरी के साथ। मतलब वो आपको देंगे पर एक लेवल में आकर के ही देंगे, वो ऐसा नहीं कि पूरा भर देंगे, ऐसा है,
थोड़ा है, क्योंकि ये अगर नहीं होता ना तो ये कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत देखी जा सकती थी। दशमांश कुंडली में मंगल का दिग्बली होना, मंगल यहाँ पे 11 नंबर की राशि में और लक्ष्मी संपन्न योग बनाएंगे। पत्नी भी आपके काम में सपोर्ट करने वाली मिल सकती हैं। शनि उच्च के हैं, सूर्य हैं, कभी भी उनसे झगड़ा लड़ाई और बातचीत बंद मत करिएगा, कम्युनिकेशन चालू रखिएगा। उनका गूढ़ और रहस्यमय क्षेत्रों में चिंतन बना रहेगा। बुध और चंद्रमा बैठे हैं, उनको वात पित्त और कफ से संबंधित समस्या ना हो, इस बात का ख्याल रखिए। हालांकि उसमें उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब चर्चा मैं आपकी कुंडली में नक्षत्र पे कर देता हूँ। सूर्य न्यायिक बनाएंगे, जिस नक्षत्र में बैठे हैं पुष्य के। चंद्रमा ऊर्जा देंगे, धनिष्ठा, और थोड़े बहुत रोग भी देंगे। मंगल आपके ऊर्जा में प्रवाह की दर को वृद्धि देंगे। बुध अनुशासित और गूढ़ और रहस्यमय बनाने के साथ साथ आपको तकनीक का ज्ञान देंगे। गुरु थोड़े बहुत कंफ्यूज और अनुभवी बनाएंगे। शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं वहां आपको वो कम पैसों पे नौकरी करने वाला बना देंगे, या कई बार आपको अनुभवी बनाने के साथ साथ वो आपको पूजा पाठ में सक्रियता आपकी बढ़ा देंगे। रिसर्च के क्षेत्र में आपका बल वृद्धि होगा। शनि आपकी कुंडली में आपको सुंदर वाणी देने वाले बना देंगे, आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ा देंगे जिस नक्षत्र में बैठे हैं। राहु बेहतरीन दिमाग वाला बना देंगे, तार्किक, बुद्धिमान और समझदार बना देंगे। केतु शांत, स्थिर और चंचलता में एक विनम्रता का भाव आ जाएगा। ये नक्षत्र है। अब धन योग से संबंधित देखते हैं। लग्न के अधिपति का धन में जाना ये ठीक है, पर नीच के शनि के साथ बैठने से प्रभाव कमजोर होगा। धन के अधिपति का अष्टम में जाना और वापस देखना, चौथी दृष्टि से उच्च की दृष्टि, विश्वविख्यात होने का योग। सातवीं दृष्टि से स्वग्रही अपनी राशि को देखेंगे, धनवान योग, पैतृक संपत्ति का लाभ मिले और व्यक्ति के पास लूटी लुटाई संपत्ति नष्ट नहीं होती, आ जाती है। उसकी आठवीं दृष्टि यहाँ पे थोड़े बहुत पराक्रम से हीन या आलस्य का भाव पैदा हो, ये मंगल की दशा में होंगे। धन के बाद पराक्रम भाव के अधिपति का छठे में जाना, ये माता पिता भाई बहन, जिसमें से भाई बहन का सुख थोड़ा कम होता है, उनसे संबंध कमजोर होते हैं, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन आपका बेटर हो, इस पे फोकस करिए। आपका कंसंट्रेशन खराब ना हो, इस पे ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम में आना, माता का प्रेम, पिता का प्रेम, बुद्धिमता, विलक्षणता, प्रभाव से संपन्नता ये रहेगी। पंचम भाव के अधिपति का एकादशवें में बैठना, कई जगह से धन लाभ के संकेत। लेकिन चंद्रमा चूंकि आपकी कुंडली में कैसे थे, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कृष्ण पक्ष के थे ना, कृष्ण पक्ष के हैं चंद्रमा आपकी कुंडली में, कृष्ण पक्ष के द्वितीया के हैं। इसका मतलब है कि वो कई तरीके से आपको धन देते रहेंगे। और वस्तुतः आप जरा गौर करिए तो चंद्रमा और सूर्य की जो स्थिति है वो एक दूसरे को देख लेने से व्यक्ति को यशोवान बना देती है, पर वही स्थिति अगर चंद्रमा यहां बैठे होते और यही सूर्य यहां बैठे होते तो और भी ज्यादा बेहतरीन हो सकती थी। पंचम यहाँ के अधिपति का पंचम में जाना ठीक ठाक, थोड़ी कमजोरी एजुकेशन में। छठे भाव के सप्तम के अधिपति का पंचम में आना दाम्पत्य को कभी कभी कमजोरी वाले स्वभाव में लेके जाते हैं, पर वस्तुतः यहाँ पे आपको सतर्क होने की भी आवश्यकता है विवाह को लेकर के। अष्टम भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग बनाना, पत्नी से वो भाव न मिले जो आप चाहते हैं। भाग्य भाव के अधिपति का पीछे जाना ये ठीक नहीं होता, भाग्य का बल कमजोर होता है, पर भाग्य के कारक गुरु के से देखे जाने और लाभ के अधिपति से भाग्य भाव के देखे जाने से वो रिपेरेशन, मतलब उसका फिर से जो है वो पुनर्गठन हो जाता है। दशम भाव के अधिपति का धन में जाना ये अच्छा होगा, ये महाभाग्यशाली महाधनी योग होगा, इसे धनी योग कह सकते हैं। एकादशवें के अधिपति 12वें के अधिपति का नीच का होना, थोड़ा कमजोर पर थोड़े लाभ से युक्त, मतलब शनि। दशाओं के क्रम में भवन भूमि वाहन का सुख अगर कभी भी इकट्ठा करना हो, आप मंगल को चुन सकते हैं, शनि को चुन सकते हैं, गुरु को चुन सकते हैं और बुध को भी चुन सकते हैं। मतलब इनकी दशाएं जब चल रही हो तो आप पुत्र पौत्र धन धान्य चंचल चल अचल संपत्ति भूमि भवन वाहन इनका सुख कर सकते हैं। उच्च शिक्षा, उसके अतिरिक्त पुत्र प्राप्ति के योग चंद्रमा की दशा में, जब कभी भी विवाह हो तो चंद्रमा बुध को देख लीजिए, शुक्र को देख लीजिए, उसके बाद मंगल को भी देखा जा सकता है। इतनी सारी चीजें। अंक आपके लिए 10, तारीख अच्छी रहे। आपके लिए राशियां वृश्चिक और कर्क की अच्छी रहे। बच के रहना चाहिए सिंह वालों से, मेष वालों से, तुला वालों से, कुंभ वालों से और वृषभ वालों से।
दिशा आपके लिए उत्तर पूर्व अच्छी रहेगी। राशि वृश्चिक और मैंने कर्क बताया। आपकी कुंडली में होरा चार्ट के आधार पर जो स्थिति बनेगी उसके रूप में अगर देखें तो अब आपकी कुंडली में एक अच्छी माइलस्टोन वाली दशा शुरू होगी गुरु की। राहु की दशा खत्म होने वाली है, अब आप एक अच्छी दशा में आ रहे हैं। निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। उसके बाद गुरु के बाद शनि आएंगे जो कि आपको सामान्यतया वो भी बेहतर ही जाए। मतलब मंगल बुध शनि और सूर्य की दशाएं आपके लिए बेहतर साबित होंगी। राहु केतु गुरु शुक्र और चंद्रमा की दशाएं आपको देंगी पर मेहनत करने के बाद। अल्टीमेटली इस कुंडली में धन का सुख है, अल्टीमेटली इस कुंडली में बुद्धि का सुख है, भाग्य का सुख है, आयु का सुख है। धन थोड़े देर से आएंगे, खर्च की अधिकता रहेगी और व्यय दूसरों के ऊपर ज्यादा हो रहा है। भाग्य का बल आपके पास थोड़ा कमजोर होगा पर अगर बजरंगबली की पूजा करेंगे तो वो मिल जाए। क्लियर है? और भी चीजें मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर बता दूं। ग्रह जिसके पास बहुत बेहतर बल देख रहा हूं, चंद्रमा के पास, बुध आपको व्यवसाय में बल देगा। गुरु का बल थोड़ा कमजोर है पर आपको फिर भी वो संतुष्टि देते रहेंगे। आपकी कुंडली में शनि और मंगल भी ठीक ठाक है, हम आपसे मेहनत करवा लेंगे। शुक्र आपको कम से कम संतान उत्पत्ति में कभी कभी बाधाएं उपस्थित करवा सकते हैं, इस वजह से वीर्य की रक्षा जरूरी है। राहु आपको नारायण का भक्त बना देंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर से उपस्थित होंगे, शाम वाला कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।